हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एंड राइट नाउ इट्स 6 o'clock और हम लोग उठ गए हैं और पूरा टेंट गीला है। और ये है बाहर का नज़ारा। अभी भी तारे दिख रहे हैं और सब लोग मोस्टली सो रहे हैं, बट हमारे जो पड़ोसी वाले भैया थे इस टेंट में, वो तो निकल चुके हैं। अभी जस्ट उनकी आवाज़ आई थी हमको गुड मॉर्निंग बोल के, वो तो टाटा बाय बाय कर गए क्योंकि उन्हें ऊपर निकलना था। और मेरे मोबाइल की बैटरी रही 18%। सो फ्लैश भी नहीं चल रही है। तो अभी थोड़ा सा उजाला होगा तब थोड़ा सा और दिखाएंगे, क्योंकि हमें जस्ट आधा घंटे में तो हार्डली निकलना ही है कैसे भी करके। मैं थोड़ा सा और बाहर आके, ये देखिए, और सूरज आने वाला है बस। बहुत शानदार। और सर्दी का तो पता ही नहीं चला रात में, बस टेंट पूरा गीला है हमारा। तो यार, सो फार सो गुड। राइट नाउ इट्स 7:10 इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग मतलब मैं नीचे आया हूँ केवल क्योंकि इधर से बहुत ही शानदार सनराइज़ होने वाला है। और सब लोग, मोस्टली लोग अपने अपने कैंप से बाहर आ गए। और मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने ग्लव्स भी पहने, ठंडी बहुत है। और पूरा अपना दोबारा से हम लोगों ने केवल ये ऊपर की जैकेट उतारी थी और जीन्स उतारी थी। गुनी वगैरह तो जीन्स पहन के सो गए। मैं मतलब पजामी अंदर जो लाइनर होता है वो था, तो मेरा तो काम चल गया। और उधर पीछे से सनराइज़ होगा शानदार, तो मैं एक टाइम लैप्स लगा सकता हूँ। और मेरा मोबाइल इतनी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही है उसकी, इतनी जल्दी, मतलब मोबाइल जो मैंने ऑन ऑफ करके सोया था, ऑन किया तो 17% था। 17 के बाद 8, 8 के बाद 1 और 1 के बाद बस अब वो बंद हो गया। तो मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया है। और कल इसी पॉइंट पे आए थे और इसी पॉइंट से नीचे जाना है। सारी दुकान सभी क्लोज हैं मोस्टली। सो या सनराइज वहाँ से कहीं से होगा। अब मैं टाइम लैप्स के लिए एक कहीं पे सेट करता हूँ कैमरा और कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा सा टाइम लैप्स मिल जाए सनराइज का। और हमें जाना है वहाँ पे नीचे। सो हम आ रहे हैं। कल शाम को इन पहाड़ों पे मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, अगर आप देख पा रहे हो तो। और अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो रात में यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ है। मतलब हमारे कैंप तक नहीं हुआ, हम लोग वहाँ पे थे और पहाड़ मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके दिख रहे हैं। सुबह सुबह का कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। वैसे रोशनी ज़्यादा आ रही है, तो इधर जब आ रहा हूँ मैं तो ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है फेस पे, और बाकी साइड अभी थोड़ा सा डार्क डार्क है इसलिए। और शानदार। अभी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं बोलेंगे, बट सर्दी तो है। बहुत ही सनराइज़ का टाइम लैप्स लेने के बाद अब पूरे एरिया में बहुत ही अच्छी सनलाइट आ गई है और थोड़ी वार्म फीलिंग आ रही है। हाथ से ग्लव्स निकाल दिए और वो लोग अभी तक पेमेंट करके नहीं आए हैं। वो लोग जस्ट उधर है पीछे वेव कर रहे हैं। बस हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। और बैटरी का बहुत इशू है भाई, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है ना, बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। तो मैं संभाल के ही रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। अभी अभी हमें केवल आधा घंटा हुआ है चले हुए, और हमने आधा घंटे में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए। जो डिस्टेंस हमने यहाँ से जाते हुए हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। हम लोग उधर से आ रहे हैं, मतलब वो पहाड़ अभी मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ से।
तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए आधा घंटे में। तो इस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग 10 बजे तक या हार्डली 10:30 बजे तक अपने होटल तक पहुंच जाएंगे, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। और दोबारा से गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। दुर्गम रास्ते ऐसे और चले जा रहे हैं मस्त। और हम लोग सीधा ऊपर से अभी यहाँ रुके हैं। मतलब कल हमने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया था और इस जगह पे कोई नहीं है, ये खाली पड़ी है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया 5 मिनट। और पूरा आज वेदर क्लियर है। आज दिखा रहा था सनी, तो वेदर फोरकास्ट सही साबित हुआ। आज वैसे ही मौसम है, सनी। तो बस अभी जल्दी फटफट नीचे उतर जाएंगे। और होटल वालों से बोल दिया है, कल हमने उनसे बोला था कि आप हमारा खुद सामान पैक कर देना, बट हम लोग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो खुद ही जाके अच्छे से पैकिंग करेंगे और फिर धर्मशाला जाना है। बस हम लोग अभी बिल्कुल नीचे आ गए हैं। झरने की आवाज़ बिल्कुल कानों तक पहुंच रही है। अगर कैमरे में नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें माइक नहीं है एक्सटर्नल। और नीचे उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आसू भाई अभी कैमरा संभाले हुए है और बस नंदू काफ़ी स्पीड से जा रहा है। और एक डॉगी हमारे साथ पूरा फर्स्ट शुरुआत से साथ में आया है। सो फार सो गुड। और मैं आपको थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इधर से कहीं से झरना आ रहा है, वो उसकी आवाज़ आ रही है जो फ्लोट होके नीचे। या अब आसू भाई नीचे जा रहे हैं। आसू भाई से हाय टू माई व्यूअर। सो वो मेरे सामने है सेवा कैफ़े, जो कि हम लोग कल जाने का सोच रहे थे, पर हम लोग वहाँ से ट्रैक करके आए थे। तो इस पॉइंट पे आके इतना थक गए थे ना, तो हमने सोचा था कि अब वापस वहाँ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो हम लोग गए नहीं थे। बट आज हम लोग सेवा कैफ़े ज़रूर जाएंगे। और ढलान भरा रास्ता, वो जगह इतनी शानदार है ना, वहाँ पे कई एक्टिविटीज़ हैं। उन्होंने ना एक स्मॉल सा स्विमिंग पूल बना रखा है, मैं वहाँ पे आपको पास में जाके बताऊँगा। हाँ, तो ये पढ़िए, सेवा कैफ़े, बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन, पुट योर लिटर इन द बिन। यानी कि कोई भी डस्टबिन में कोई भी सामान यहाँ ना फैलाएं, डस्टबिन का यूज़ करें। ऐसे सुंदर जगहों को सुंदर ही रहने दें। हम लोग अपनी थैली वगैरह पॉकेट्स में रख के लाए हैं। एक लेस की पैकेट थी हमारे पास ओनली, और तो सब ऊपर ही डस्टबिन में डाल दिया हमने। सो या पहुँच गए हैं सेवा कैफ़े। ये यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े बताते हैं। मतलब इन पहाड़ों पे बने तो बहुत सारे हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट फेमस कैफ़े। और नंदू भाई और ये डॉगी हमारे साथ बिल्कुल ऊपर से आ रहा है। सो बिग थम्स अप फॉर दिस डॉगी। सो हम लोग आ गए अभी सेवा कैफ़े पे, जो कि यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े है। और मैं अभी अंदर गया, मैंने अपना मोबाइल उधर चार्ज पे लगा दिया, भैया वगैरह बैठे हैं वहाँ पे। और ये स्विमिंग पूल जो कि नेचुरल वाटर से फिल हो रहा है। ये इधर से झरना आ रहा है, वहाँ से पानी फ्लोट हो रहा है। और सेम मैकेनिज़्म है इसमें भी, इधर एक पाइप है जिससे पानी ऐसे फ्लोट होके नीचे जा रहा है। और ये यहाँ के डॉगीज़, आशु अंदर बैठा है, नंदू मीनू लेने गया। हम सोच रहे हैं यहीं से कुछ खा के सीधा होटल में बस पैकिंग करके और निकल जाएंगे नीचे धर्मशाला के लिए। तो मैं थोड़ा सा अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ आपको कि अंदर कैसा दिखता है। ये अंदर भी बैठने की अरेंजमेंट है। सो ये है अंदर का व्यू कुछ। यहाँ पे आप चिल मार सकते हैं, इधर सब कुछ खाने का। और ये है भैया की किचन, और उधर मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। सो आफ्टर हाफ एन आवर ब्रेक अब हम लोग सेवा कैफ़े से आगे बढ़ गए और मेरा मोबाइल भी 65% चार्ज हो गया है। बाकी होटल में कर लेंगे, वहाँ जाके पैकिंग भी करनी है। और इस ब्यूटीफुल वेदर को, ब्यूटीफुल नेचर को बाय बाय कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आ रहे हैं, चलो ये लोग आवाज़ लगा रहे मेरे को, आगे निकल गए और मैं भी बढ़ता जा रहा हूँ। अब बस हमको लगने वाला है आधा घंटा और हम लोग अपने होटल में होंगे। वहाँ पर वही चेकआउट टाइम है, मतलब चेकआउट टाइम से पहले ही पहुँच जाएंगे हम लोग होटल। सो उधर पीछे मार्केट से थोड़ी पार्क के लिए शॉपिंग की, केवल बस यही। और पीछे आंसू वगैरह जा रहे हैं, बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं है, बस यही एक लिया है। होटल में पहुंच के फटफट सामान पैक करना है और निकलना है।
अभी चेकआउट टाइम बिल्कुल कट टू कट चल रहा है। हम लोग होटल तक आने में हमेशा बैंड बज जाती है कि जो हमारा होटल है वो इतनी हाइट पे है ना, बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है। हम लोग वो उधर नीचे से चल के आ रहे हैं और इतनी स्टीप चढ़ाई है ना, वहाँ से हर बार बैंड बज जाती है होटल पे। साला ऊपर लेके गलती कर दी, इतना ऊपर लेके। बस अभी रूम में जाना है और जल्दी से सामान पैक करके निकलना है यहाँ से। तो मैंने फटफट आके जल्दी से नहा लिया है। अभी नंदू गया है नहाने, उसके बाद गुनी, और सामान सारा पैक कर लिया। बस जो कपड़े चेंज करने हैं वो बाकी रह गए। और इधर मेरे पीछे सूरज है। बस इस ब्यूटीफुल व्यू को और इस ब्यूटीफुल कमरे को बाय बाय कह के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, हाफ एन आवर ज़्यादा से ज़्यादा। बस सर्दी इतनी लग रही है, थोड़ा सा धूप सेक रहे आया हूँ मैं बालकनी में, डायरेक्ट सन ऊपर है। We are all set to leave this lovely room. Bye लोग, ready? Yeah. चलो, so इस ब्यूटीफुल रूम को और इस ब्यूटीफुल व्यू को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बस सारी पैकिंग हो गई और अब थोड़ा कुछ बाहर खाएंगे, उधर ही खाएंगे, नीचे ही खाएंगे, यहाँ कुछ नहीं खा रहे हैं। बस निकलना है फटफट। हम लोग लेट हो गए हैं, 12-15 मिनट तो चलता है, इतना तो चल जाता है। सो बाय बाय दिस वंडरफुल रूम। और गुनी वगैरह नीचे जा चुके हैं, मेरा बैग ये रखा है, नंदू नीचे जा रहा है, चाबी। चलो, और ये रूम था हमारा और नंदू लॉक करो 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 करो, सब नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग थे होटल ग्रीन व्यू बक्शुनाग और होटल नंबर 210, और ये यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप कभी इधर विज़िट करते हैं तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और सारी चीज़ें यहाँ से पास में है। मतलब यहाँ से वाटरफॉल पास में है, और जो इसके लिए जाना है क्या कहते हैं ट्रैकिंग के लिए, वो उधर से जा सकते हैं। और ये ग्रीनरी वाला व्यू भी है यहाँ पे। सो इफ़ यू कम टू दिस प्लेस सो प्लीज़ यहाँ आके रुकें। होटल ग्रीन व्यू, मैं एक बार और बोल रहा हूँ। और ये भैया आपका नाम? बंटी भैया बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। सो बिग थम्स अप टू बंटी भैया। ओके बंटी भैया, बाय। तो हम लोगों का थोड़ा सडनली प्लान चेंज हो गया। हम लोग कैब नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि एक बुलेट मिल जाए और ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वो हमसे बोल दें कि आप वहीं ड्रॉप कर देना धर्मशाला में। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं। और अगर ये व्यवस्था सेट हो गई ना तो मतलब मज़े ही आ जाएंगे। यहाँ से बुलेट से नीचे तक जाएंगे, वहीं बुलेट ड्रॉप करेंगे, या जो भी गाड़ी मिल जाए, कोई भी बाइक हायर हो जाए। तो अभी आंसू आया है, यहाँ रखी है कुछ बाइक्स, कल शाम को पूछा था हमने, तो वही प्लान है कि एक बार तो बाइक चलाना बनता है इधर। तो हमने जो कल बाइक की कार की थी, मतलब सॉरी सुरेंद्र भैया की, हमने अभी उनकी कार कर ली है। अब बस का रट्टा पूरा ख़त्म कर दिया है। सीधे यहाँ से पहले धर्मशाला जाएंगे, भैया हमें धर्मशाला में जो भी मेन पॉइंट हैं वो घुमाएंगे। उसके बाद सीधा डलहौजी, और डलहौजी में भी घुमाने के बाद डलहौजी में हम लोग स्टे करेंगे। और डलहौजी में घूमने के बाद भैया हमें लौट के यहीं छोड़ेंगे धर्मशाला, बस के टाइम पे छोड़ देंगे वो। तो हम लोग सही टाइम पे आ जाएंगे ना भैया। फिर यहाँ से सीधा दिल्ली, और दिल्ली से बैक टू आवर हाउस। नंदू अलग जाएगा, गुनी तो यहीं रुकेगा, और मेरे को ग्वालियर जाना है। तो भैया से डील डन हो गई। बस अभी नंदू चाय पी रहा है, वो आ जाए। बाइक कार बिल्कुल रेडी खड़ी है। तो ये सेट है ज़्यादा सीन, क्योंकि हम लोग अगर उससे जाते बस वगैरह से तो हमें इतनी दिक्कत हो जानी थी कि पहले वहाँ जाते धर्मशाला, फिर वहाँ पे अलग अलग टैक्सियाँ करनी पड़ती, और फिर अलग अलग टैक्सीज़ के बाद फिर वहाँ से बस सर्च करो, तो बस सर्च करो, फिर डलहौजी जाओ, फिर डलहौजी में अलग वो करो, क्या कहते हैं, कैब वगैरह या ऑटो या जो भी वहाँ पे साधन होगा। तो ये पूरा हमने एक बार में कर लिया है। सो ये बेस्ट है, और इसके लिए एक थम्स अप। सो काफ़ी ट्रैफिक जाम था पीछे, और अभी फाइनली 10-15 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद और थोड़ी सी सामान लेने के बाद कार के अंदर हमने रख लिया है कि बार बार उतरना ना पड़े। बोटल्स वगैरह 1-2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं, नट क्रैकर वगैरह, टॉफ़ी वगैरह सब कुछ सेट है। और सबसे पहली जो डेस्टिनेशन है हमारी घूमने की वो है
धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हमारे प्यारे भैया जी मैं ले जाएंगे वहाँ पे। और धर्मशाला स्टेडियम के बाद फिर जहाँ जाते हैं वो बताते हैं आपको। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पीछे जो बंदे हैं ना, इनके ना मूड ऐसे चेंज होते हैं ना, जैसे घड़ी का कांटा चेंज होता है ना, ऐसे टक 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 ऐसे। सो अभी हाल फिलहाल तो इनका मूड है हो गया है कि धर्मशाला स्टेडियम जा रहे हैं हम लोग। और ये कार से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, पूरी वैली सामने दिख रही है। बस कितना दूर रह गया भैया धर्मशाला? भी यहाँ पे 4-5 किलोमीटर और रह गया है। सो बस पहुँचते हैं, स्टेडियम दिखाते हैं आपको। वैसे तो आपने टीवी में कई बार देखा होगा, जो क्रिकेट फ़ैन है। और पहले तो स्टेडियम जाएंगे, फिर उसके बाद वॉर मेमोरियल या म्यूज़ियम का चल रहा है डिस्कस, तो जहाँ भी जाएंगे वो आपको बता देंगे। तो ये देखिए वैली, शानदार। तो देयर इज़ लिटिल बिट चेंज इन प्लान। हम लोग अभी धर्मशाला स्टेडियम नहीं जा रहे हैं, तो पहले रूट पे कांगड़ा म्यूज़ियम है, तो पहले वहाँ ले जा रहे हैं भैया हमें। उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे स्टेडियम, क्योंकि वो फिर हमको वापस लौट के आना पड़ता है। तो भैया ने बोला पहले आप ये देख लो, देन उसके बाद अपन लोग नीचे जाएंगे, तब वो देख लेना। तो हमने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं, देन उसके बाद वहाँ जाएंगे। लोग जस्ट अभी खड़े हैं म्यूज़ियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला। अभी अंदर जा रहे हैं। नंदू अपना बाइक कार से मास्क निकाल रहा है। और यहाँ से भी व्यू बहुत ही सुंदर है। मतलब व्यू की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, आप लोग को मैं बता दूँ पूरा। और उधर कहीं पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, थोड़ा सा नीचे जाके मतलब दिखा था हमको कार से। तो अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बिल्कुल मास्क कंपलसरी है। और ऊपर जा रहे हैं। इधर नीचे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था, अब ऊपर जाके देखना है यहाँ पे क्या क्या है। तो ये लोग पहुँच गए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अलग अलग जो अपने इंडियन महीने होते हैं उस हिसाब से ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं। चैत्र मास, बैसाख मास, जेठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, और भी बहुत सारा है ये, पौष मास। तो इसी हिसाब से यहाँ पे कई सारी ये सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये राग मेघ, रागनी, पट, मंजरी, ये सारा कुछ बहुत सारी हैं। पूरा बताते बताते तो बहुत टाइम हो जाएगा। और ये यहाँ पे बुद्धिस्ट पेंटिंग। सो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है कांगड़ा किले का नमूना। और ये जो साइड में है ये एक पेंटिंग करते हुए उन्होंने एक स्कल्पचर लगाया हुआ है, वो भी बहुत शानदार दिख रहा है। और आगे भी है, हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। और इस शोकेस में जो भी चीज़ें हैं वो सब हाथी दांत से बनी हुई है। हाथी दांत से बना हुआ यहाँ पे खड़ाऊ है, और हाथी दांत से जड़ा हुआ पासा भी है। ये कटार रखने का जो हत्ती होती वो है। हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियाँ, और ये चीनी चेस महंगोज, ये 19th सेंचुरी की है। तो ये जितना भी सारा कुछ आप इसमें देख रहे हैं वो सब हाथी दांत से है। और वो वायु दबाव से बनी हुई बोतलें हैं, वो 18th सेंचुरी की हैं। सो ये इसमें जो भी कुछ है वो सारा मोस्टली हाथी दांत का है, सिर्फ वो बोतलों को छोड़ के। और इस म्यूज़ियम में मतलब बहुत पुराने, बहुत ही रेयर कॉइन्स रखे हुए हैं। मतलब 1st सेंचुरी, ब्रिटिश कालीन, 6th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 1st सेंचुरी, 12th सेंचुरी, गुप्ता छत्रपातकालीन सिक्के 3rd सेंचुरी। तो मतलब बहुत सारे रेयर जो सिक्के हैं वो रखे हुए हैं इसमें।
ये जो बोर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 1905 में एक अर्थक्वेक आया था, तो ये वर्ल्ड व्यू ऑफ लोअर धर्मशाला, ये कुछ ऐसा हो गया था उसके बाद। और आगे भी हैं ये कांगड़ा फोर्ट, बिफोर अर्थ एंड आफ्टर अर्थ, दोनों पिक्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये ऐसा हो गया था। और ये चर्च है कांगड़ा में, ये चर्च, ये भी बिफोर एंड आफ्टर। और ये मैक्लोडगंज चर्च, बिफोर एंड आफ्टर। और मैक्लोडगंज धर्मशाला, ये वहाँ का पिक है। सो काफ़ी तबाही मचाई थी उस अर्थक्वेक ने, ये उसका प्रमाण है। और ये एक मास्टर मित्रसेन से संबंधित कुछ वस्तुएं हैं जो कि उनको ये मेडल्स और ये सब कुछ मिले थे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो मास्टर मित्रसेन 1895 to 1946 वो एक फोक सिंगर, फोक राइटर, धर्मासिस्ट एंड सोशल वर्कर थे। उन्होंने आर्मी में थे वो, तो उन्होंने आर्मी बहुत जल्दी एज में छोड़ दी थी। और कंट्रीब्यूशन टू डिफरेंट फील्ड ऑफ नेपालीज सोसाइटी, और नेपाली सोसाइटी में जो उनका क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने इतने सारे ये जो उनका मतलब इसको उनका वो मानेंगे आप, जो क्या कहते हैं एक सम्मान, जो उनको सम्मान मिला है, वो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं सामने। शोकेस के अंदर 19th सेंचुरी की भगवत गीता, ये कुछ अलग लैंग्वेज में है, ये दोनों साइज का डिफरेंस है। और ये है पंचास्त्री स्तोत्र, और ये 20वीं शताब्दी की राजस्थान पट्टचित्र। ये है भगवत गीता माला 20th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी की देवी महात्या, और वो 20th सेंचुरी की विवाह पद्धति। लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, बस ये सब है इस शोकेस के अंदर। ये है गद्दी कपल इन ट्रेडिशनल ड्रेस, जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो चीज़ है। और आगे भी ये 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी बर्तन लकड़ी के, जो कुनाल लकड़ी है 20th सेंचुरी की, और ये 20th सेंचुरी की बर्तन लकड़ी, तो मतलब ये काफ़ी पुराने हैं। ये 19th सेंचुरी की पीतल की, ये म्यूज़ियम में रखी हुई है। इस म्यूज़ियम में धातु से बने मोहरे, मतलब जो फेस बोलते हैं उनको, वो सारे बने हुए हैं। इनका वो नहीं लिखा है कि ये कब बने हुए हैं, बस लिखा हुआ है देवता का धातु से बना मोहरा, समकालीन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। और इस शोकेस में सारी चीज़ें चांदी से बनी हुई हैं। ये जो रहता है चौरी, और ये चांदी से बनी सुराही, ये छोटी, ये कटोरी, ये क्या है अर्घा, और ये सिंहासन, ये पूजा के जो अपन ज्योति लगाते हैं उसमें वो, ये पात्र, ये भी चांदी का है। और ये कलश स्टैंड, ये भी चांदी का है। इसमें सारा कुछ चांदी का है। और इस शोकेस में भगवान जी की काफ़ी मूर्तियाँ रखी हैं, पर उनमें केवल जो बनने की तारीख केवल इसमें है 17th सेंचुरी नरसिंह अवतार। और ये है नारायण देव जी, और ये टेढ़ा मंदिर ज्वालामुखी, और ये लड्डू गोपाल। देखने में तो ये काफ़ी पुराने लग रहे हैं, पर इस पर कुछ भी नहीं डला है। बाल गोपाल, योगिनी, और ये है नारायण टेढ़ा मंदिर ज्वालामुखी कांगड़ा। और इस शोकेस में ये आप शहनाई की लंबाई देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरे हाइट से थोड़ा सा कम होगा, और बहुत प्राचीन है ये। ढोल नगाड़े, शहनाई, और ये तांबे के रणसिंगे, सारा कुछ है। इसमें ओल्ड ज्वेलरी कलेक्शन रखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। जो फर्स्ट है वो 7 लड़ी हार है,
सेकंड 6 लड़ी हार, 5 लड़ी हार, तंदीरा हार, डोडमाला हार हार, पाजेब, ये पाजेब चांदी की, और ये बहुत ही हैवी और यूज दिख रहा है। सो काफ़ी ओल्ड है। सो इस शोकेस में अभी 15 तरह के ज्वेलरी जो कि चांदी की हैं, काफ़ी ओल्ड है। और उनका डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है। ये जो आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं चाक, और जो सेकंड नंबर पे है वो कान की बालियाँ, थर्ड नंबर पे है मांग टीका, और काफ़ी चीज़ें हैं, जुंटी, संगा, पट्टी, टोका, बालू, टोका, हार, हाँसी, नौलड़ी हार। जो 11th नंबर पे आप देख रहे हैं ये नौलड़ी हार है। 12 नंबर पे भी हार है, 13 नंबर पे पाजेब है, ये 14 नंबर पे ये कमरबंद, और 15 नंबर पे ये एक और पाजेब। मतलब ये तो सेम ही है बट इनको नंबर अलग अलग दे दिए। सो वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से इसमें भी ओल्ड टाइम के ज्वेलरीज बताई गई हैं। इसमें चौक, मांग टीका, जुड़ी श्रृंगार पट्टी, तंदीरा हार, बटन सेट, डोडमाला, कान की बाली, बालू साहिब, परिया, टोका, बाजूबंद, कई तरह के इसमें भी हैं। और ये जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं ये 19th सेंचुरी की कांगड़ा की पोशाक हैं। 19th सेंचुरी में ऐसी चोलियाँ पहनी जाती थी जो कि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आपने अपनी लाइफ में कितना बड़ा रुमाल देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इट्स कॉल्ड चंबा रुमाल, और इसकी डिस्टेंस, इसकी जो मैं बता सकता हूँ, आई थिंक 2 से 2.5 फुट होगा ये इसका जो है। और आप ऐसे में देखेंगे तो कम से कम 2.5 फुट से ऊपर का होगा। तो ये रुमाल है, इसका नाम है 19th सेंचुरी चंबा रुमाल। सो ये रुमाल कैसे यूज होता हुआ पता नहीं है, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये है 19th सेंचुरी का चोगा जो लोग पहनते थे पहले कांगड़ा में, और इसमें कुछ कढ़ाईदार कपड़ों के टुकड़े लगे हैं। ये भी न सब 19th सेंचुरी के ही हैं। तो इस शोकेस में जितने भी दिख रहे हैं ये आपको हुक्के, जो हुक्का बोलते हैं, उसके पूरे हैं ये। और ये सब अलग अलग सेंचुरी के हैं। इसमें सबसे ओल्डेस्ट ये है, ये 18th सेंचुरी का है। बाकी 19th, 20th मोस्टली 20th के हैं। 19th के भी हैं कुछ, जैसे ये 19th का ये है और ये है। बट सबसे ओल्ड ये है, सॉरी ये वाला, ये 18वीं सेंचुरी का है, 18वीं शताब्दी का। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मटका है, और ये है नाद टाप का है। प्राचीन भंडारण जार, डाडा साहिब, कांगड़ा। और ये देखिए इसका शेप नीचे से इस टाइप का है, मतलब नाद टाइप का ही है ये, बट बहुत यूज है ये। मतलब मैं इससे पूरी हाथ करके दिखाई एक बार, मतलब अगर गुनी कवर करना चाहे तो मतलब पूरे दोनों हाथ नहीं आ पाएंगे उसके, इतना चौड़ा है वो। सो इस शोकेस में और इस शोकेस में कुछ लकड़ी के मुखौटे लगे हुए हैं। इन पे सेंचुरीज नहीं डली हैं कि ये कितने पुराने हैं, बट देखने में काफ़ी एंटी। पता नहीं पहले सेंचुरी में, पहले टाइम में शायद रुमाल इतने ही बड़े बनते होंगे, आप सीनरी के हिसाब लगा सकते हैं। ये भी एक रुमाल है 19th सेंचुरी का, इसको चंबा रुमाल बोलते हैं। मैं दोनों साइड से दिखाता हूँ, सेम है बट बहुत शानदार दिख रहा है। और यहाँ पे अलग अलग सीनरियाँ लगी हैं, राग मेघ, राजनी, पटमंजरी, रागपुत्र मिष्टांग, राजपुत्र मेवाड़, राजपुत्र बरबल, ऐसे काफ़ी सारी ये पेंटिंग्स लगी हैं, काफ़ी सुंदर लग रही हैं। राजदीपक कांगड़ा सीनरी, एक ये और है, बस ये।
और एक बात यहाँ की खास और है कि यहाँ पे आप चारों तरफ जो भी देखेंगे ना वो सब कुछ वुडन से बना हुआ है। मतलब ये ऊपर का ये सब कुछ वुडन से, और ये रेलिंग वगैरह सारा वुडन का है। और ये पोल्स वगैरह आप देख रहे हैं सारा कुछ वुडन का है। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड बाय वुडन। सो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं ऊपर भी आ गया हूँ। यहाँ पे ऊपर भी कुछ पुराने और पुरानी शताब्दी की कुछ चीज़ें हैं, उन्हें और दिखा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मतलब यहाँ पे पेंटिंग्स का अच्छा खासा कलेक्शन किया गया है। ये रानी अपनी दासियों के साथ हैं। दासियाँ नायिका को ले जाते हुए 18th सेंचुरी में ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। और भी सारी हैं। ये मैं सबके डिस्क्रिप्शन दूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये सारी पेंटिंग्स बहुत सुंदर लग रही हैं। ये महिषासुर मर्दनी मंडी चित्र, ये 19th सेंचुरी में राजकुमारी हुक्का पीते हुए 19th सेंचुरी में नायिका एवं नायक। सो इसी तरह की काफ़ी पेंटिंग्स हैं चारों साइड एवरीवेयर। एंड दिस इज़ ऑल मेड बाय वुडन। ऊपर छत भी मेड बाय वुडन। आई थिंक ये भी वुडन से ही है फर्श। और चारों तरफ ये पेंटिंग्स सारी 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 6th सेंचुरी के भी थे कुछ, मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं नीचे। सो बहुत अच्छा लगा इस म्यूज़ियम में आके। ये शिव पार्वती की पेंटिंग है, ये बनाई गई थी 18th सेंचुरी में। ये राधा एवं कृष्ण जी की पेंटिंग। और ये कृष्ण ग्वाल संग खेलते हुए ये 20th सेंचुरी में बनाई गई थी। मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग्स है ना ये। हैट्स ऑफ दिस पेंटिंग्स, अ बिग थम्स अप फॉर दिस पेंटिंग्स। और सारा कुछ कवर हो गया है। तो ऑलमोस्ट ये सारा कुछ कवर हो गया है। और ये महाराजा संसार चंद, उनकी ये पेंटिंग 7065 to 8023, पैटर्न ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। सो ये महाराजा संसार चंद जी की पेंटिंग है। और ऑलमोस्ट पूरा विज़िट कर लिया है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो रुमाल्स की पेंटिंग्स हैं, मैं आपको एक बार एक टर्न करके दिखाता हूँ। एक और रुमाल, चम्मा रुमाल, जो मैं आपको नीचे भी दिखा चुका हूँ। एक ये रुमाल और है। तो ये पहले मैं ये सोच रहा हूँ कितने बड़े बड़े रुमाल यूज होते थे, पता नहीं। सो बहुत मज़ा आया यहाँ घूम के। कैमरे का एक्स्ट्रा चार्ज 100 रुपये बर्थ है, क्योंकि जितना कुछ यहाँ देखने को मिला है वो बहुत ही शानदार था। सो अब यहाँ से आगे बढ़ने का टाइम है। हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ, ये लोग निकल चुके हैं। मैं थोड़ा वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया। सो ये डन हो गया। अब आगे जाते हैं। अब देखते हैं बाहर जाके कहाँ का प्लान उन्होंने कहीं चेंज तो नहीं कर दिया कुछ। सो डन विद द म्यूज़ियम। सो ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये और ये जो बना रहे हैं, तो सामने इसमें लिखा है जीवंत बौद्ध कला केंद्र, खनिज रंजित शुद्ध स्वर्ण और वनस्पति निर्मित रंग कोल कैनवस पर। मतलब शुद्ध स्वर्ण और वनस्पति से निर्मित कलर से ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है पेंटिंग। ये देखिए, ये भगवान बुद्ध की अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स हैं। ये सारी शुद्ध खनिज और शुद्ध स्वर्ण वनस्पति से निर्मित जो कलर होते हैं उनसे बनाई गई हैं। बहुत शानदार। और ये इनका कुछ मतलब नाम वगैरह तो नहीं लिखा है, पर बहुत अच्छा।
तो यहाँ पे ये पेंटिंग क्रिएशन का पूरा वो लिखा हुआ है। पहले कैनवास तैयार करते हैं, फिर उस पर लाइनिंग करते हैं, फिर ट्रांसफरिंग ऑफ द ड्राइंग, फिर इंकिंग की जाती है, फिर एप्लीकेशन ऑफ कलर द आउटलाइन, फिर आउटलाइन बनाई जाती है, एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड, फिर गोल्ड से जो कलर रहता है वो, माउंटिंग द कंसंट्रेशन, फिर फाइनली तैयार हो जाती है पेंटिंग। और जो नीचे आपको शायद नहीं दिख रहा वो लिखा है, वन सच पेंटिंग टेक अबाउट 2 ईयर टू फिनिश। मतलब एक पेंटिंग को बनने के लिए कम से कम 2 साल का समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये पेंटिंग बनाई जाती है। सो बिग थम्स अप फॉर दिस पेंटिंग। ये एक जो मूर्ति है ये है जैन मूर्ति शिलालेख सहित, ये है 13th सेंचुरी की। बट 13th सेंचुरी से इसको सहेज के रखना अभी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही और भी मूर्तियां हैं। ये 10th सेंचुरी की है जैन मूर्ति मल्लीनाथ ये, और ये 18th सेंचुरी की है युगल गुलेर कांगड़ा। एंड ये है 18th सेंचुरी की उमा माहेश्वर, ये 19th सेंचुरी की नर देवता। और द लास्ट वन इज़ ये 10th सेंचुरी की है नंदी। सो 10th सेंचुरी आप लगा सकते हैं, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये मूर्ति है। ये पेंटिंग और लगी हुई है, इस पे लिखा है जागती रेस्टिंग प्लेस ऑफ देवता। मतलब ये कोई मंदिर टाइप हट है जहाँ पे इन लोगों का मानना है कि यहाँ पे देवता आके विश्राम करते हैं। सो ये पेंटिंग इसलिए इस म्यूज़ियम में है। सो लास्ट में निकलते हुए मेरे को एक मूर्ति और दिखी। ये है जैन मूर्ति महावीर भगवान जी की 10th सेंचुरी की है ये। मतलब ये भी लगभग 100 ईयर ओल्ड मूर्ति है। और पास से दिखाता हूँ मैं। अब जाके फाइनली टूर पूरा हुआ और अब मैं नीचे आ गया हूँ मैं। मतलब ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं, मेरे को काफ़ी लेट हो गया वो शूटिंग करते करते। तो ये लोग ये बैठे हैं पीछे, कब से वेट कर रहे हैं। इन्होंने केवल देखा, मैंने पूरा शूट किया और उसके बारे में पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। सो भाई अब सेट है पूरा, आगे निकलते हैं ना। कहाँ जा रहे हैं भाई लोग, कहाँ जा रहे हैं? धर्मशाला स्टेडियम ना। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ धर्मशाला स्टेडियम। तो जो हमारे ड्राइवर भैया थे उनने बोला पहले आप लोग खाना खा लो, उसके बाद स्टेडियम घूमने जाना। तो हम लोग रुक गए हैं अमन फूड कोर्ट पे और नंदू अंदर जा चुका है। वो नहीं सूसू करने गया है, मेरे को भी सूसू आ रही, तो मैं भी सूसू करके बस अंदर जाऊंगा, फटफट खा के फिर सीधे धर्मशाला स्टेडियम। सो भैया जो रेस्टोरेंट में लाए हैं और हमें जो सिटिंग मिली है वहाँ से व्यू इतना शानदार आ रहा है ना, ये सारा व्यू। और ये लोग अभी देख रहे हैं क्या क्या मंगाना है, तब तक मैं थोड़ा सा। और वो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है जो कि अभी तक मेल्ट नहीं हुई है, धूप। और एक उस माउंटेन पे भी काफ़ी बर्फ़ दिख रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। सो आवर लंच इज़ रेडी, कढ़ाई पनीर, दाल और रोटी, सिंपल। सो खाना हो गया डन और वी आर हेडिंग टू धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। सीधे बस वहीं जाना है अभी, है ना भैया? बस वहीं आ रहे हैं अपन लोग। हाँ जी। सीधे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पे जा रहे हैं। मुँह में सौंप और शक्कर है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। आशु भाई ओके ओके। सो हम लोग पहुंच गए अभी धर्मशाला स्टेडियम। टिकट वहां से ले लिया, टिकट काउंटर 30 रुपये पर हेड और मैन एंट्रेंस A1। और अभी एंटर हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ टिकट चेक होंगे और बस अंदर जाना है। सो ये इसका बैकयार्ड है आई थिंक, और इसके उस साइड स्टेडियम है, जैसा कि अपन लोगों ने मैच में देखा है।
सो अभी वॉक करके जा रहे हैं और ये है पवेलियन। गेट नंबर 6 से एंट्री मिलेगी और काफ़ी डिस्टेंस है। आगे जाके गेट नंबर 6 है, वहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। तो जैसी एंट्री होती है फिर आपको बताते हैं। दिस इज़ द गेट नंबर 6 और वी आर एंटरिंग धर्मशाला स्टेडियम। वाओ, तो फाइनली काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं। और पता नहीं कोई ये मतलब ग्राउंड स्टाफ मैन काम कर रहे हैं। और पीछे पहाड़ी है जैसे कि अपन ने देखा है पूरा, बट अब आए थे धर्मशाला तो एक बार और आना बनता है यहाँ पे। ये है धर्मशाला स्टेडियम और वो पीछे पवेलियन है जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह जब आते हैं तो वो वहाँ पे स्टे करते हैं, मतलब आउट होने के बाद जो भी जाते हैं, ड्रेसिंग रूम बोलते हैं जिसे। और उधर पीछे ऊपर कमेंट्री के लिए और वीआईपीज़ लोग वहाँ पे आके बैठते हैं, वहाँ पे भी वीआईपी लाउंज है। और ये सारा जो दिख रहा है ये नॉर्मल लोगों के लिए ये सारी सीट्स हैं। और ये यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके और इस वाले पॉइंट तक ये है विज़िटर एरिया। तो जो लोग आना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, उनके लिए 30 रुपी चार्ज है, 30 रुपये एंट्री फ़ीस है। और उसके बाद एंट्री मिल जाती केवल इतने इतने पोर्शन में, यहाँ से और यहाँ तक। सो या बस यही है यहाँ पे देखने के लिए। अंदर एंट्री नहीं देते हैं, केवल एक ही गेट ओपन किया है, गेट नंबर 6। वहाँ से बस एंट्री ले लो और यहाँ पे आओ, फ़ोटो वोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, जो भी करना है, और अपना प्रस्थान कर जाओ यहाँ से। सो यहाँ मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है विज़िटर स्टैंड। और जो खिलाड़ी वगैरह की एंट्री होती है वो यहाँ से, और ऊपर जाके जो गेट नंबर 1 है वो इधर से जाते हैं। बस वगैरह इधर आके रुकती है इधर, और वो उधर से जाके उनकी एंट्री है। जो मैंने आपको पवेलियन दिखाया था ना उस साइड, उधर से। बस हम लोग अभी बाहर ही जा रहे हैं। हो गया यहाँ का विज़िट। अब वॉर मेमोरियल जाएंगे बढ़िया, फिर वहाँ से डलहौजी मस्त। सो आई एम आउटसाइड ऑफ स्टेट वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश राजयुद्ध स्मारक। और ये टिकट काउंटर, इधर 20 रुपी पर पर्सन एंट्री फीस है। और प्लेन ऊपर लगा रखा है इन्होंने, बस अभी वो लोग थोड़ा सा नहीं, मतलब पूरे टिकट लेके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद एंट्री होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑपरेशन 1947 to 1948 J&K, और ये जो जितने भी सारे लगे हैं, तो ये जो स्मारक बनाया गया है वो यहाँ के लोगों ने इन सभी वॉर में हिस्सा लिया है। और उनकी शहादत के उपलक्ष्य में ही ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जैसा कि इन भैया ने मेरे को बताया। तो अभी वहाँ पे भी कई सारे नाम लिखे हैं उधर, तो हम लोग जैसे टिकट लेके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी कई सारे नाम हैं, और कुछ ऑपरेशन यहाँ पे भी लिखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा पॉज करके। सो यहाँ की जो लोकल लोग थे और जो सैनिक थे, उन लोगों की जो शहादत हुई इन सब वॉर्स में, तो उसकी याद में ये सब बनाया गया है ये मेमोरियल। तो अभी बस अंदर जा रहे हैं, टिकट हो गया है हमारा। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, और हम लोग एंट्री कर चुके हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि कहाँ जाना है। एंड दिस इज़ द इंडियन फ्लैग स्कल्पचर, जो कि पत्थर से बनाया गया है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें वहाँ जाना है। सो अभी एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ मिली है मेरे को, कि जो वो पीछे जहाँ पे नाम वगैरह लिखे थे, मतलब हम लोग जा सकते हैं बट बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा सकते। मैं सोच रहा था कि वहाँ तक जाना अलाउ होगा, पर जो बाहर तैनात थे उन्होंने बोला कि बस आप वो लास्ट स्टेयर तक जाना, और उसके बाद से ऊपर एंट्री नहीं है। सो बैड लक, मैं जितना दिखा पाऊँगा वहाँ से दिखा पाऊँगा। और थोड़ा पीछे कुछ लिखा था, अमर शहीदों को नमन, और
बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे। पावन धरती है ये, और बेसिक बात है कि जहाँ पे इतने सारे लोगों की शहादत, हमारे देश के जो सैनिक अपनी जान नछावर कर देते हैं, तो वो तो पावन ही होनी चाहिए और है भी। सो अभी मैं ऊपर पहुँच गया हूँ इधर, और यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है। सो मैं ट्राई करता हूँ मैं कितना जूम करके दिखा पाता हूँ। तो ये जो वो ब्लू सीढ़ी है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, कृपया नीली सीढ़ियों पर ना चढ़ें। तो एटलीस्ट मैं वहाँ तक तो जा ही सकता हूँ, और वहाँ से तो मैं बहुत कुछ दिखा दूँगा। सो मैं वहाँ तक कोई रूल भी नहीं तोड़ूँगा, और वहाँ से बहुत कुछ दिख भी जाएगा। सो मैं कैमरा टर्न अराउंड करने वाला हूँ। आप देखिए पीछे, ये जो नाम आपको दिख नहीं रहे होंगे, और इस पट्टी पे भी ये नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए इस महान देश के लिए। और कई रेजिमेंट के लोग हैं, राजपूत रेजिमेंट, पैरा रेजिमेंट, और कई सारे नाम। मैं अगर थोड़ा जूम करके दिखा पाऊँ तो ये सारे। और यहाँ लिखा हुआ है, When you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today। यानी अगर आप जब भी घर जाओ तो कहना कि तुम्हारे कल के लिए हम अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। सो बिग थम्स अप फॉर आवर इंडियन आर्मी एंड इंडियन BSF। और उसके पास ही एक ये पूल, इसमें थोड़ा कम पानी है, और ये केवल एक साइड है। इसके बैक साइड पे भी यही सारा नाम, मतलब कितने लोग, कितने सैनिक शहीद हुए हैं इस बात का अंदाज़ा लगाना तो अब मुश्किल है। कितने नाम लिखे हैं ये देखिए, एक पट्टी पे तो हैं ये, और दूसरी पट्टी है ये। सो मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे, मतलब मैं गिन गिन के थक जाऊंगा पर ये नाम ख़त्म नहीं होंगे। सो सल्यूट है सभी को, दिल से नमन करते हैं कि जो मतलब हंसते हंसते इस देश के लिए जान दे देते हैं बिना कुछ परवाह किए। तो अब मेरे को शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे टाइम पे इमोशनल हो जाता हूँ कि इनकी फैमिली रहती हैं, और जो बिना कुछ सोचे बस अपना देश देश और सिर्फ देश बोलते हैं ना, देश के आगे कुछ भी नहीं। तो इन लोगों के लिए देश के आगे कुछ भी नहीं रहता। और बहुत सुंदर गार्डन है आसपास पूरे में, और मेमोरियल यही मतलब शहादत के तौर पे उनकी याद में ये बनाया गया है। सो मेन यही है। और इसके आसपास ये गार्डन पूरा बहुत बड़ा गार्डन है, आई थिंक मतलब बहुत बड़ा। ये अमर जवान ज्योति इन लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन सुमित वाइद 15 इंजीनियर्स। बट ज्योति दिख नहीं रही है, बट फिर भी सैल्यूट है इनको, कैप्टन सुमित जी को, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी। और एक ये आई थिंक सबमरीन का स्कल्पचर बनाया हुआ है, हाँ वही है। सो यहाँ पे कुछ लिखा भी है, मैं जाके देखता हूँ। प्रेजेंटेड बाय एडमिरल R.H. थाइलियानी, PVSM, AVSM, ADS, Chief of the Naval Staff Officer and Man of the Indian Navy, September of 587, 5 सितंबर 1987 को ये स्कल्पचर शायद एडमिरल HR थिलियानी उन्होंने इसको बनवाया है। तो ये देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। और चारों तरफ बाग बगीचा, और पूरे में तो गार्डन ही है और कुछ नहीं इसके अलावा, बस ये एक चीज़ है बेस्ट। सो वी आर डन विद दिस मेमोरियल। अब वापस जा रहे हैं और सीधे डलहौजी, समथिंग यहाँ से 140 किलोमीटर है। तो डलहौजी के लिए निकलना है बस। अब भैया बोल रहे जल्दी जल्दी कर लेना। राइट नाउ इट्स 5 o'clock
और यहाँ पे बस वही था जो नाम लिखे थे, और आसपास पूरा गार्डन, और एक जो पीछे सबमरीन का स्कल्पचर और इंडियन मैप का स्कल्पचर जो पत्थरों से बनाया था। बट ऐसी जगहों पे आके थोड़ा बॉडी में ना सेंसेशन हो जाते हैं। वो जो नाम लिखे थे ना इतने सारे, आप होंगे यहाँ पे प्रेजेंट तो आपको भी या वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत फील तो आ ही जाएगा। सो अभी हम सीधा डलहौजी नहीं जा रहे हैं, हमें को याद भूल गया था। हम लोग अभी टी गार्डन जा रहे हैं, फिर वहाँ से डलहौजी के लिए निकलेंगे। टी गार्डन कितना होगा भैया यहाँ से? 2-3 किलोमीटर है। तो बस टी गार्डन में जाके वहाँ पे थोड़ी देर रुक के और फिर सीधा डलहौजी। वी आर एट टी गार्डन, और ये मेरे पीछे भी पूरे में आप देख सकते हैं चाय की पत्तियों, मतलब चाय की खेती, ये सारा वहाँ तक भी है, उधर भी है और ऊपर भी है। तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। सो आ गए हैं चाय के गार्डन में, और चारों तरफ चाय ही चाय। गुनी बोल रहा था यहाँ से कुछ पत्तियाँ निकाल ले चलें क्या, पर उनके ऊपर भी फिर कुछ होता होगा तब वो चाय बनती होगी ऑब्वियसली। और भाई लोगों का फ़ोटो सेशन चालू, अपने तुरंत चालू हो जाते हैं लोग तो। शानदार। आई एम नॉट अ पिलियन राइडर, आई एम अ मैन राइडर। ओके, मैं पिलियन राइडर नहीं हूँ, मैं मैन राइडर हूँ। सो पूरा चाय गार्डन बस यही है लास्ट तक, चाय 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 चाय। मतलब मैं चाय बेच नहीं रहा हूँ, बट साउंड वही जैसा हो गया। सो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। बेस्ट है भाई, बेस्ट। हमारे पीछे एक प्री वेडिंग फ़ोटो शूट भी चालू है, आप जैसे देख सकते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम लोग सिर्फ इधर का ही वीडियो बना रहे हैं, और अपने भाई लोग उधर बिजी हैं फ़ोटो सेशन में। मैं सबसे लास्ट में फ़ोटो खिंचाता हूँ, जब लोग इन लोगों का हो जाता है ना तब। सो टी गार्डन का भी हमारा डन हो गया, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मतलब वैसे और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, केवल इन पौधों के। सो यहाँ भी डन हो गया, बस अब डलहौजी, और शायद यहाँ पे एक आध फ़ोटो और निकालेंगे, इनके मूड लग रहे हैं मेरे को। तो बस टी गार्डन भी हो गया। आज यहाँ पे 4 चीज़ एक्सप्लोर कर ली, मस्त। यहाँ पे एक फ़ोटो गैलरी भी लगी जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ की फ़ोटो लगी है, जैसे अरशद वारसी, आशुतोष राणा, यामी गौतम जी, और इधर भी हैं ये, और आई थिंक हाँ ये सैफ अली खान। सो ये एक गैलरी बनाई रखी है यहाँ पे, जो यहाँ पे आके जिन्होंने ऑथेंटिक टी का टेस्ट लिया है। हिमालयन ब्रू प्योर कांगड़ा टी फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्री है वहाँ पे ये लोग जाके विज़िट किए होंगे, तब इन्होंने ये फ़ोटो निकाली। और ये फ़ोटो तो इसी बागान का लग रहा है। सो राइट नाउ इट्स 5:30 इन द इवनिंग, और हम लोग बस कार में बैठ रहे हैं एंड सीधे डलहौजी। अगर बीच में कुछ, वैसे बीच में तो कुछ है नहीं देखने के लिए, सो सीधा आप डलहौजी ही रुकेंगे। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो जब से हम लोग चल रहे हैं बस ऐसा ही रास्ता चला जा रहा है। रात पूरा अंधेरा हो चुका है, सामने से गाड़ी आ रही हैं और हमारी गाड़ी जा रही है, और बस साइड में कुछ नहीं दिख रहा है केवल घरों की लाइट्स के अलावा। सो राइट नाउ इट्स 10 o'clock, और हम लोग अभी सुभाष नेताजी
सुभाष चंद्र बोस चौक पे पहुंच गए हैं, मतलब फाइनली डलहौजी पहुंच गए हैं। बस जो हमने होटल बुक किया था उन भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं हमारा, सो हम लोग यहाँ खड़े हैं। और वो होटल का थोड़ा सा मैप पे भी रास्ता, यहाँ पे किंग्स होटल है उनका, और किंग्स होटल के नाम से 2-3 होटल आ रहे हैं। सो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि किधर जाना है। और जिन भैया से हमने बात की थी वो अभी कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो एक होटल जो 1.8 किलोमीटर दिखा रहा है, 9 मिनट का रास्ता, वो मैप पे सेट करके बस उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हवा बहुत तेज़ है, कार में तो सर्दी नहीं लग रही थी पर बाहर हवा बहुत तेज़ है। सो फाइनली डलहौजी पहुंच गए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल किंग्स। और भैया आप सामान उतार रहे हैं। वहाँ पे जो मैंने नेता सुभाष चंद्र जी बोस जी, वो चौक से हम लोग थोड़ा मतलब गलत रास्ता ले लिया था। हमें गांधी चौक आना था, हम लोग नेता सुभाष चंद्र बोस चौक पे पहुंच रहे थे। तो वहाँ से बस गांधी चौक से थोड़ा सा नीचे ही था, वहाँ से 1.5 किलोमीटर था, गांधी चौक से 800 मीटर था। सो फाइनली पहुँच गए हैं। नंदू अंदर गया बात करने, क्योंकि इन सब कामों में वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो इसलिए उसको आगे किया। और बस भैया सामान उतारना है, 2 बैग, सारे बैग पैक्स ही हैं, कुछ ज़्यादा सामान निकालना नहीं है, जाके खाना है और सोना है बस। सो रूम में चेक इन हो गया है और वो दोनों रूम में पहुंच गए हैं। मेरे को ये मिरर में व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था अपना, तो मैं यहीं रुक गया। और बस अब मैं नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि ये मिरर देख के मैं रोक नहीं पाया। बैग वैग टांग के थोड़ा सही दिख रहा हूँ, थका हुआ हूँ पर सही दिख रहा हूँ बस। तो डलहौजी में मैं जो रूम है उसका एक छोटा सा रूम टूर, ये एंट्रेंस, ये टॉयलेट, और ये हमारा बेड, ये सारा लगेज आ गया है। और ये बालकनी, यहाँ से कैसा व्यू है ये मैं अभी रात में थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर बाद का सुबह में दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, बड़े लंबे लंबे पेड़। सो ये व्यू है अंदर का। और ये बड़ा सा मिरर, सोफ़ा, टेबल, ये सोने के लिए मस्त। बस अभी खाना ऑर्डर करना है, क्योंकि ये बोल के गए भैया कि के लिए किचन का क्लोजिंग टाइम है, सो फटफट ऑर्डर कर दो आप जो भी आपको चाहिए। सो बस जस्ट 5 मिनट में ऑर्डर करते हैं। सो फास्ट सो वेरी गुड। सो अभी हमारा जस्ट गर्मा गर्म फूड आ चुका है। इन लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किए अंडा करी, मैंने मंगाई दाल बिकॉज ऑफ सैटरडे। फाइनली इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। बस अभी खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आशु तो ऑलरेडी बिस्तर में जा चुका है, उसे ठंड लग रही है। बस नंदू केवल ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देख रहा है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन। कल डलहौजी एक्सप्लोर करेंगे। सुबह जल्दी उठना है, सो अभी रात में जल्दी सोना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।